हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है बायो नक्शा क्लास मिर्जापुर में। आज मैं पढ़ाऊंगा बायोलॉजी जो कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जो कक्षा 12 का पहला चैप्टर है। क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो आइकलन एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था? पुष्पी को दो भागों में बांटा था। कितने भागों में? दो भागों में। पहला बीज रहित, दूसरा है बीज युक्त। बीज रहित किसे कहते हैं? जिसमें बीज नहीं पाए जाते उसे बीज रहित पौधे कहते हैं, और जिसमें बीज पाए जाते हैं उसे बीज युक्त पौधे कहते हैं। तो आइकलन क्या थे? आइकलन एक वैज्ञानिक थे। जैसे मान लो हम वैज्ञानिक हैं, हमने क्या किया? पुष्पों को दो भाग में बांट दिया। पहला बीज रहित, दूसरा बीज युक्त। बीज रहित उसे कहते हैं जिसमें बीज नहीं पाए जाते। जिसमें बीज नहीं पाए जाते उसे हम बीज रहित पौधे कहते हैं। जिसमें बीज नहीं पाए जाते उसे बीज रहित पौधे कहते हैं। जिसमें बीज पाए जाते हैं जिसमें बीज नहीं पाए जाते उसे बीज युक्त पौधे कहते हैं। बीज रहित पौधे में कौन से हो सकते हैं? कौन सा पौधा हो सकता है जिसमें बीज नहीं पाया जाता? तो ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें थैलोफाइट एक ऐसा पौधा है जिसमें बीज नहीं पाया जाता। टेरिडोफाइट एक ऐसा पौधा है जिसमें बीज नहीं पाया जाता। ब्रायोफाइट एक ऐसा पौधा है जिसमें बीज नहीं पाया जाता। देखो, बीज नहीं पाए जाते हैं जिसे हम बीज रहित पौधे कहते हैं। जैसे थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ये ऐसे पौधे हैं जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। कौन से होते हैं? इसे हम क्रेप्टोगेमस समूह कहते हैं। तो इस बीज के समूह किसे कहते हैं? क्रेप्टोगेमस समूह। इसे क्या कहते हैं? क्रेप्टोगेमस समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेप्टोगेमस समूह। थैलोफाइट और ब्रायोफाइट को हम आदिम जीव के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आदिम जीव के नाम से जानते हैं। अब कोई पूछ लेगा आदिम जीव किसे कहते हैं? तो आदिम जीव उसे कहते हैं पत्ती नहीं पाई जाती, और क्या नहीं पाए जाते हैं? जड़ें नहीं पाई जाती। तो पाया क्या जाता है? तना पाया जाता है। मतलब आदिम जीव उसे कहते हैं जिसमें पत्ती नहीं पाए जाएंगी और क्या नहीं पाया जाएगा? जड़ नहीं पाया जाएगा। देखो, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट को हम आदिम जीव कहते हैं। आदिम जीव किसे कहते हैं? जिसमें पत्ती और जड़ नहीं पाई जाती है उसे हम आदिम जीव कहते हैं। तो पाया क्या जाता है? तना पाया जाता है। जैसे थैलोफाइट, ब्रायोफाइट में पत्ती जड़ नहीं पाई जाती है। ये किसे कहते हैं? बीज रहित पौधे को कहते हैं। बीज रहित पौधे किसे कहते हैं? जिसमें बीज नहीं पाए जाते उसे हम बीज रहित पौधे कहते हैं। ये बीज रहित पौधे किस समूह में आते हैं? तो अगर कोई पूछ लेगा बीज रहित पौधे किस समूह में आते हैं, तो क्रेप्टोगेमस समूह में आते हैं। किस समूह में आते हैं? क्रेप्टोगेमस समूह है एक ऐसा समूह जिसमें जितने बीज होते हैं, मतलब एक ऐसा समूह जितने बीज नहीं पाए जाते हैं उससे किस समूह में आते हैं? क्रेप्टोगेमस समूह में। क्रेप्टोगेमस समूह क्या है? बीज रहित पौधा है। तो आइकलन क्या थे? पुष्पों को दो भागों में बांटा था, बीज रहित और बीज युक्त। तो बीज रहित जिसे हम क्रेप्टोगेमस समूह कहते हैं, बीज क्रेप्टोगेमस समूह में वो पौधे आते हैं जिसमें बीज नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? बीज नहीं पाए जाते हैं, उससे हम बीज रहित पौधे कहते हैं। जैसे थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट को हम आदिम जीव के नाम से जानते हैं। आदिम जीव क्या होता है? जिसमें जड़ और पत्ती नहीं पाई जाती है उसे हम आदिम जीव कहते हैं। तो इसमें पाया क्या जाता है? आदिम जीव में तना पाया जाता है। सिर्फ क्या पाया जाता है? सिर्फ तना ही पाया जाता है। तो अब
और देखते हैं बीज युक्त पौधे किसे कहते हैं। बीज युक्त पौधे उसे कहते हैं जिसमें बीज पाए जाते हैं, इसे हम फेनेरोगेमस समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनेरोगेमस समूह। फिनेरोगेमस समूह है जो इसमें एक ऐसा समूह, यानी कि एक ऐसा समूह जिसमें बीज पाए जाते हों, जिसमें बीज पाए जाते हैं उसे हम बीज युक्त पौधे कहते हैं। बीज युक्त पौधे किस समूह में आते हैं? फेनेरोगेमस समूह में आते हैं। तो फेनेरोगेमस समूह कौन सा पौधा हो सकता है जिसमें बीज पाए जाते हैं? तो यह कौन सा पौधा हो सकता है? एक होता है जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। क्या होता है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। देखो, बीज युक्त पौधे किसे कहते हैं? जिसमें बीज पाए जाते हैं उसे बीज युक्त पौधे कहते हैं। जैसे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में कौन से पौधे आते हैं? अनावृत्ति बीजी आते हैं। क्या आते हैं? अनावृत्ति बीजी आते हैं। जिम्नोस्पर्म में वो पौधे आते हैं जिसमें अनावृत्ति बीजी होते हैं। क्या होते हैं? अनावृत्ति बीजी। और इसमें आते हैं आवृत्ति बीजी। इसमें आते हैं अनावृत्ति बीजी, इसमें आते हैं आवृत्ति बीजी। अनावृत्ति बीजी क्या है? अनावृत्ति बीजी वो पौधा है जिसमें बीज तो होते हैं लेकिन फल नहीं होते। क्या? इसमें कहने का ये अर्थ है जिम्नोस्पर्म वह पौधा है जो अनावृत्त बीजी होता है। मतलब कि ये कहने का अर्थ है बीज तो होते हैं अनावृत्त में लेकिन फल नहीं होते, जिसे हम अनावृत्त बीजी कहते हैं। फल नहीं होते, जिसमें फल नहीं होगा उसे हम अनावृत्त बीजी कहते हैं। अनावृत्त बीजी किसे कहते हैं? जिम्नोस्पर्म को कहते हैं। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म को कहते हैं। जिम्नोस्पर्म कौन सा पौधा है जिसमें बीज पाए जाते हैं? उसे हम जिम्नोस्पर्म पौधा कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में दो पौधे पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में अनावृत्त बीजी होते हैं। अनावृत्त बीजी किसे कहते हैं? जिसमें बीज तो होते हैं पर फल नहीं होते। ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें बीज तो होते हैं लेकिन फल नहीं होते? ऐसा कौन सा पौधा है? जैसे जैसे गेहूं। क्या है? गेहूं, चावल, दाल, ये क्या है? बीज होते हैं। गेहूं क्या है? बीज है। चावल क्या है? बीज है। दाल क्या है? बीज है। ये क्या है? बीज है। इसमें फल नहीं पाया जाता। अगर कोई डाउट होगा, मान लीजिए कोई कह दिया कि चावल तो सर फल है ना। नहीं भाई, वो बीज है। फल उसे कहते हैं जो बीज के ऊपर की तरफ हो। मतलब कहने का ये अर्थ है, अगर हम मान लो तुमने एक फल लिया, मान लो एक सेब लिया, सेब में देखोगे बीज पाए जाते हैं काले रंग का। उस बीज को हम क्या करते हैं, जो कुछ खाते हैं उसके रूप में बदल जाता है। तो फल कहने का मतलब ये है, जो हमने सेब खाया तो सेब खाने के बाद तब जाके बीज निकला ना। लेकिन हाँ, तब जाके बीज निकला ना, जो हमने खाया उसे ही कहते हैं फल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे फल कहते हैं। तो मतलब बीज तो होते हैं इस पौधे में लेकिन फल नहीं होते। तो आवृत्त बीजी क्या है? आवृत्त बीजी में बीज और फल दोनों पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बीज और फल दोनों पाए जाते हैं। एक और बात, अनावृत्त बीजी में पुष्प नहीं होते। पुष्प नहीं होते। इसमें
पुष्प नहीं होते। क्या गेहूं में कभी पुष्प होते हैं? फूल में होते हैं? फूल नहीं होते इसमें। क्या? इसमें फूल नहीं होते। तो बीज ऐसा पौधा, अनावृत बीज किसे कहते हैं? ऐसा पौधा जिसमें बीज तो होते हैं पर फल नहीं होते, उसे हम अनावृत बीजी पौधा कहते हैं। अनावृत बीजी पौधा किस समूह में आता है? जिम्नोस्पर्म में आता है। किस में आता है? जिम्नोस्पर्म होते हैं। तो एंजियोस्पर्म क्या है? एंजियोस्पर्म को हम पुष्पयुक्त पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पयुक्त पादप कहते हैं। ये पुष्पयुक्त पादप कैसे बने अभी देखते हैं। अनावृत बीजी में फल और बीज दोनों पाए जाते हैं। देखो, आवृत बीजी में फल और बीज दोनों होते हैं। क्या होते हैं? फल और बीज दोनों होते हैं, जिसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो आओ इसमें इस पौधे को, एंजियोस्पर्म को हम पुष्पयुक्त पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पयुक्त पादप, पुष्पयुक्त पादप कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म क्या है? पुष्पयुक्त पादप है, जिसमें फूल और फल और बीज तीनों पाए जाते हैं, जिसे हम पुष्पयुक्त पादप कहते हैं। आवृत बीजी किसे कहते हैं? फल और बीज जिसमें दोनों होते हैं उसे आवृत बीजी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म किसे कहते हैं? जिम्नोस्पर्म को हम अनावृत बीजी कहते हैं। अनावृत बीजी कहते हैं। अनावृत बीजी का कहने का क्या अर्थ है? जिसमें बीज तो होते हैं पर फल नहीं होते हैं। जैसे गेहूं, चावल, दाल, इसमें फल नहीं पाए जाते। तो इस समूह के पौधे कितने हो गए? फेनेरोगेमस समूह में क्या आते हैं? फल और बीज दोनों पाए जाते हैं, जिसे हम फेनेरोगेमस समूह कहते हैं। जिसमें बीज युक्त पौधे आते हैं। बीज युक्त पौधे उसे कहते हैं जिसमें बीज पाए जाते हैं, उसे हम बीज युक्त पौधे कहते हैं। तो आइकलन ने क्या किया था? पुष्प को 2 भागों में बांटा, मतलब पादपों को 2 भागों में बांटा था। आइकलन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पादपों को 2 भागों में बांटा, बीज रहित और बीज युक्त। बीज रहित कहने का अर्थ है जिसे हम बीज नहीं पाए जाते हैं, जिसमें बीज होते ही नहीं हैं, उसे हम बीज रहित पौधे कहते हैं। बीज रहित पौधे किस समूह में आते हैं? क्रेप्टोगेमस समूह में आते हैं। किस समूह में आते हैं? क्रेप्टोगेमस समूह में आते हैं। और बीज युक्त पौधे किस में आते हैं? जिसमें बीज पाए जाते हैं, उसे हम किस समूह के नाम से जानते हैं? फेनेरोगेमस समूह के नाम से जानते हैं। फेनेरोगेमस समूह को हम 2 भागों में बांटे थे। कितने भागों में? 2 भागों में बांटे थे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हम अनावृत बीजी कहते हैं। अनावृत बीजी कहने का क्या अर्थ है? जिसमें बीज तो होते हैं पर फल नहीं होते हैं, उसे अनावृत बीजी कहते हैं। जैसे गेहूं, चावल, दाल, ये क्या है? अनावृत बीजी हैं। एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी कहते हैं। आवृत बीजी क्या है? फल और बीज दोनों पाए जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पुष्पयुक्त पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पयुक्त पादप। अब आगे चलते हैं, पुष्पयुक्त पादप है क्या उसे जानते हैं। देखो, पुष्पयुक्त पादप को हम रूपांतरित प्ररोह कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपांतरित प्ररोह कहते हैं। रूपांतरित प्ररोह क्या है? रूपांतरित प्ररोह मूल तंत्र और प्ररोह तंत्र से बना होता है। मूल तंत्र और प्ररोह तंत्र से बना होता है। किससे बना होता है? मूल तंत्र और किससे बना होता है? प्ररोह तंत्र से। ये मूल तंत्र, प्ररोह तंत्र क्या है? देखो, पुष्पयुक्त पादप को रूपांतरित प्ररोह तंत्र कहते हैं। रूपांतरित प्ररोह तंत्र क्या है? मूल तंत्र और प्ररोह तंत्र से बना होता है। मूल तंत्र किसे कहते हैं? पुष्प का जो तना, पत्ती, फल होता है, मतलब पुष्प की जितने ऊपर, मतलब जमीन की जितने ऊपर शाखाएं होती हैं, जैसे मान लो ये
ये क्या है? पत्ती हो गई, तना हो गया, फूल हो गया। ये क्या है? पत्ती हो गई, तना हो गया, फूल हो गया। इसी को कहते हैं प्ररोह तंत्र। क्या कहते हैं? प्ररोह तंत्र। तो प्ररोह तंत्र मतलब जमीन की जो ऊपर वाला भाग होता है, जितने तने होते हैं, जितने पत्ती होती है, जितने फूल होते हैं, जितने फल होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्ररोह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्ररोह तंत्र। तंत्र क्या कहते हैं? प्ररोह तंत्र। जमीन के जो अंदर होती है उसे हम क्या कहते हैं? मूल तंत्र। क्या कहते हैं? मूल तंत्र कहते हैं। तो मूल तंत्र प्ररोह तंत्र से बना होता है रूपांतरित प्ररोह तंत्र। समझ में आ? रूपांतरित प्ररोह तंत्र कहते हैं। रूपांतरित प्ररोह तंत्र को, रूपांतरित प्ररोह तंत्र को हम पुष्प की संरचना को कहते हैं। ये पूरे भाग को पुष्प की संरचना हो गई। क्या हो गई? रूपांतरित प्ररोह तंत्र को क्या कहते हैं? पुष्प की ये प्ररोह तंत्र और मूल तंत्र से बना होता है रूपांतरित प्ररोह तंत्र। रूपांतरित प्ररोह तंत्र किसे कहते हैं? पुष्प की संरचना को कहते हैं। जैसे मूल तंत्र क्या होते हैं? जितनी जड़ें होते हैं उसे मूल तंत्र कहते हैं। प्ररोह तंत्र किसे कहते हैं? मतलब जड़ें की जो जमीन के ऊपर होता है उसे, चाहे तना हो, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, चाहे पत्ती हो, उसे प्ररोह तंत्र कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर रूपांतरित प्ररोह तंत्र कहते हैं। रूपांतरित प्ररोह तंत्र को पुष्प की संरचना को कहते हैं। तो आगे चलते हैं, पुष्प की संरचना को देखते हैं। क्या देखते हैं? पुष्प की संरचना को। हमने पुष्प की संरचना किसे कहते हैं? रूपांतरित प्ररोह तंत्र को कहते हैं। अब ये हो गई पुष्प की संरचना। ये देखो, जैसे जब यहाँ पुष्प नहीं खिला रहता, क्या, जब यहाँ पुष्प नहीं खिला रहता, जैसे मान लीजिए ये, जैसे मान लीजिए ये, यहाँ जब पुष्प नहीं खिला रहता तो जो ऊपरी की तरफ रहता है, जो हरी रंग की पत्तियां दिखाई देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है? पुष्प को। तो बाह्य दल पुंज क्या करता है? सुरक्षा करता है। किसकी सुरक्षा करती है? पुष्प की। किसकी सुरक्षा करती है? पुष्प की। बाह्य दल पुंज क्या करता है? सुरक्षा करता है। किसका सुरक्षा करता है? पुष्प की। अब देखो, जो ये दिखाई दे रही हैं, जैसे ये जो ये वाले हैं, जो ये संरचना दिखाई दे रही है, ये वाले, इसे कहते हैं दल पुंज। क्या कहते हैं? दल पुंज। इसे कहते हैं दल पुंज। दल पुंज करता क्या है? पुष्प को
रंग बिरंगा आकर्षित अंग है। क्या है? पुष्प क्या है? रंग बिरंगी एक आकर्षित अंग कौन सा है? तो बता देना, दल पुंज। क्या? दल पुंज। ये देखो रंग बिरंगी संरचना दिखाई दे रही, इसी को कहते हैं दल पुंज कहते हैं। क्या करते हैं? दल पुंज क्या करता है? रंग बिरंगा बनाता है। किसको? पुष्प को बनाता है। तो पुष्प क्या है? सबसे आकर्षित अंग कौन होता है? दल पुंज होता है। ये क्या करता है? पुष्प की आकर्षित अंग है। किसको आकर्षित करता है? जंतु या जीवों के लिए। जंतु या जीवों के लिए आकर्षित अंग है। आकर्षित करता है। जैसे मान लो ये देखो हमें आकर्षित कर रहा है, मतलब तुम जैसे ये देखोगे, जैसे गुलाब का कोई काले रंग का होता है, कोई काले रंग का होता है, कोई हल्का काला होता है। वो जब गुलाब देखोगे तो उसे तोड़ने का मन करेगा। क्या करेगा? तोड़ने का मन करेगा। उसी को कहते हैं आकर्षित। क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? आकर्षित कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? आकर्षित कहते हैं। वो किसको आकर्षित कर रहा है? हमको आकर्षित कर रहा था। जब हमको आकर्षित वहां कर रहा था तो कौन था? दल पुंज था। कौन था? दल पुंज था। तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज जनन योग्य नहीं होते। ये जनन की क्रिया में साथ नहीं देते। यह क्या करते हैं? बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो अब क्या है? पराग कोश योजी पुतंत। पराग कोश क्या होता है? यह जिसमें परागकण भरे होते हैं, मतलब जिसमें परागकण बनते हैं या परागकण का निर्माण होता है। योजी क्या करता है? पराग कोश को और पुतंत को सहारा देता है। जैसे मान लो ये पराग कोश है, तो ये हवा में उड़ तो नहीं सकता। हवा में उड़ सकता है क्या? नहीं उड़ सकता। तो इसे जोड़ने के लिए क्या करता है? योजी आता है। इसे जिससे जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? योजी कहते हैं। और योजी किससे जुड़ा होता है? इसे क्या कहेंगे? पुतंत कहेंगे। क्या कहेंगे? पुतंत कहते हैं। पुतंत किससे जुड़ा होता है? तना से जुड़ा होता है। जैसे हमारा ये हाथ यहाँ से इससे शरीर से जुड़ा हुआ है, इसी को कहते हैं तना से जुड़ा हुआ होता है। तना किससे जुड़ा होता है? जड़ें से जुड़ी होती हैं। समझ में आया? देखो, अब देखो परागकोश समझ में आया। अब वर्तिकाग्र, अवर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र में क्या करते हैं? परागकण गिरते हैं। जब यह परागकण की क्रिया करती है, क्या करती है? जब यह परागण की क्रिया करती है तो वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। कौन? पराग के कण। तो वर्तिकाग्र से जाते हुए कहाँ तक जाएंगे? अंडाशय तक जाएंगे। अंडाशय तक जाएंगे। ये क्या करेगा? अंडाशय युग्मक बनाएगा। और कौन सा युग्मक बनाएगा? मादा युग्मक बनाएगा। और ये क्या करेगा? नर युग्मक से संलयन करके ये पुष्प की क्रिया को संपन्न करेगा। ये पुष्प किस में बदल जाएगा? तब फल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? फल में बदल जाएगा। आज की लेक्चर यही समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और कमेंट करके जाना। ठीक।